Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for FM September 2024 exam. FM एक ऐसा पेपर जो बड़ा ही न्यूट्रल सा होता है, मतलब एक ऐसा पेपर जिसपे कहीं कोई मार्केट में न्यूज ही नहीं होती है कि ये ऐसा है या वैसा है, ये कैसा है। तो आज उस पेपर के बारे में बात करेंगे, इस पेपर के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि आपको एफएम लेने के बाद में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और हम कैसे चलेंगे। कुछ दिन पहले वी टर्न्ड इनटू अ प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर। वो जब रिपोर्ट मेरे पास आई, बहुत सारा टाइम मैंने निकाल के कुछ डेटा पे काम किया और जो डेटा मेरे खुद के स्टूडेंट्स का मैंने एनालाइज किया, वो डेटा देख के शॉक लगा बहुत बड़ा। वो शौक आप लोगों से शेयर करूंगी, ये शेयर करूंगी कि कहाँ कैसे चीजें आप अपने हाथ में रख सकते हैं इफ यू फॉलो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस व्हिच कम फ्रॉम माय साइड। बिकॉज कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनका पैटर्न ऐसा जाने वाला है। इस पर्टिकुलर पेपर में ये चीजें पक्का आपको आनी चाहिए। हम सिलेबस को रटेंगे नहीं, हम सिलेबस को इंपॉर्टेंट मार्क करके भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर पता लगा जाएंगे कि ये जो पूरे टॉपिक्स हैं इनमें किस तरह की वास्तविक प्रैक्टिकल लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं और वही चैलेंजेस आपको एग्जाम में भी मिलते हैं। यानी एफएम ऐसा पेपर है जिसमें बहुत ब्लाइंड स्पॉट में चीजें नहीं होती हैं, काफी प्रिडिक्टेबल होती हैं। बिजनेस को अगर पैसा चाहिए होता है तो इक्विटी डेट या फिर इनका कॉम्बिनेशन से ही होता है, कोई तीसरी चीज टपक के नहीं आती है। बिजनेस के पास अगर इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस होते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स को देखने का तरीका भी कुछ स्टैंडर्ड तरह का ही होता है। यानी कुछ चीजें हम इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं जाने वाला है पेपर, तो काफी हद तक चीजें हमारे हाथ में होंगी। यही सारी बातें अभी करेंगे। मैं आपके सामने एक पीपीटी लेके आती हूँ, मुझे एक बार ये कंफर्म करना इफ यू ऑल कैन सी दैट पीपीटी। देखो, Yes, it's visible. ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू है इस पेपर के बारे में जानना और इस पेपर को समझना। तो हम इस पूरे सेशन में यानी कि ओरिएंटेशन में क्या क्या बातें देखने वाले हैं वो एक एक करके आपको भी सामने स्क्रीन पे दिखने लग जाएंगी। हम 4-5 चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, ये पेपर आप पढ़ क्यों रहे हो, ये पेपर क्या सिखाने वाला है, आपको किस चीज के लिए तैयार करने वाला है। दूसरा, पेपर का पैटर्न। देन सिलेबस, क्योंकि आप सितंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सितंबर में हर साल जो सिलेबस होता है 4 पेपर्स का, मतलब टैक्स को छोड़ दो, तो जो स्किल लेवल के पीएम, एफआर, एफएम और ऑडिट, इनका सिलेबस चेंज होता है सितंबर एग्जाम से। यानी अब सिलेबस की बात करना जरूरी है। सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा सा, उसको हम कैसे डील करेंगे। देन कम्स एफएम का रिजल्ट, समझेंगे ओवरऑल कैसा जाता है और हमारा कैसा जाता है। एंड देन ये पेपर किन चीजों में आपको दुखी करेगा जिसका आपको डे 1 से ध्यान रखना है। और लास्ट चीज, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले, ये पेपर किस चीज के लिए आपको तैयार करेगा। देखो, पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंसेस का मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब पैसा, ये पैसा किसी भी तरीके से हो सकता है। बिजनेस को पैसा चाहिए, कैसे लेके आए, फाइनेंस अरेंज करना है। बिजनेस को पैसा लगाना है, कैसे लगाएं, वो भी एफएम के अंडर आता है। अब बिजनेस को चलाना है तो डे टू डे बेसिस पे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, वो कैसे मैनेज करें, वो भी एफएम में आता है। ये सारी चीजें आप एफएम में सीखोगे। यानी कि एक बिजनेस के पैसा रेज करने से लेकर एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाना वर्सेस डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट को चलाना, ये सारी चीजें एफएम आपको सिखाएगा। इसके सिलेबस में आपको बताऊंगी कहां से आप क्या सीखोगे, लेकिन ये पेपर आपको प्रिपेयर करेगा कुछ पर्टिकुलर नौकरियों के लिए। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बैक्स्टर के नाम से एक वैकेंसी निकली हुई, ये मैंने आपकी एसीसी करियर से उठाई है। इसके 19 डेज अगो पे थोड़ा सा ध्यान कम देना, डोंट गो ऑन दिस 19 डेज अगो। मेरा पर्पस ये है कि इस तरह की नौकरियां एफएम से रिलेटेड होती हैं, जहां पे आप फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाते हो आप यहाँ पे।
फाइनेंशियल एनालिस्ट। क्या ये एक ही नौकरी है? नहीं, और भी होती है। और कौन सी नौकरियां होती है? अमेजोन। अमेजोन में भी फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब। ये आपको क्यों चाहिएगी? अभी तो इंटर्न की तरह भी चाहिए हो सकती है। देन ईवाई, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट। देन अमेजोन, अगेन ये आईपैड का इंटर्न है। देन एक्सेंचर, फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस करने वाला एनालिस्ट। और माइकल पेज, फाइनेंशियल एनालिस्ट। माइकल पेज इज अ कंसल्टेंट फर्म, वेरी बिग कंसल्टेंट फर्म, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ ही काम करते हैं। ये फर्म हायरिंग का काम करती है। तो माइकल पेज ने एक पोजीशन डाली है, 5 दिन पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं। इन सब नौकरियों के लिए आप अपने आप को तैयार कर दो। ये पेपर इन सब प्रोफाइल्स के लिए आपको रेडी करेगा। बेसिकली जो आप बच्चे ये बहुत सपने देखते हो ना कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, एफएम इज फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जहां पे होता क्या है, लेट्स सपोज बार्कलेज की बात करें, डूइश बैंक की बात करें, क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर? क्लाइंट्स होंगे आपके जो अपना पैसा डिपॉजिट कराएंगे बार्कलेज के पास, और बार्कलेज की टीम इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी टू गिव सम एक्सपेक्टेड रिटर्न टू द इन्वेस्टर, टू योर क्लाइंट। यानी क्लाइंट अगर बार्कलेज के पास पैसा जमा कराता है कि भाई कहीं इन्वेस्ट कर देना, वो बताएगा कि देखो मैं रिस्क टेकिंग बंदा हूं, तुम रिस्क लो, मेरे को रिटर्न बढ़िया चाहिए। तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर ये ढूंढेगा कि ओके इन्वेस्टमेंट इसके पैसे का इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ करूं जहां पे इतना रिटर्न मिल जाए। आप एनालिसिस करोगे कंपनीज का कि यार इस कंपनी में कहीं पैसा डूब ना जाए, कंपनी की हालत देख लेते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ये काम होता है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का। पोर्टफोलियो मैनेजर का, जो किसी क्लाइंट के लिए उसका पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो मतलब क्लाइंट का कितना पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, कितना पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, कुछ पैसा बॉन्ड्स में चला जाएगा, कुछ म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में चला जाएगा। दिस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ दैट क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट। इसको मैनेज करना पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है। मार्केट के रिस्क को समझना आपका काम है। मार्केट प्राइस डिविडेंड के बेसिस पे कैसे उछलेगी, आपका काम है। यानी एफएम ये सारी चीजें सिखाएगा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि मैम मुझे इस लाइन में जाना है। आपने एक सीएफए की डिग्री सुनी होगी, सीएफए की डिग्री में यही सब होता है। यानी आपके एफएम पेपर का एडवांस वर्जन इज सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। लेकिन अभी एफएम को बहुत इंटरेस्टिंग समझ के चलना। ये आपको मार्केट से मिलवाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मिलवाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल समझाएगा, बहुत सारी चीजें समझाएगा। पेपर इंटरेस्टिंग है। तो इस पेपर पे पहले इसके पेपर की पैटर्न की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच वाला। सेक्शन बी होगा, इसमें 3 केसेस होंगे। केस 1 इसके ऊपर 5 क्वेश्चन, फिर केस 2 इसके ऊपर भी 5 क्वेश्चन, फिर केस 3 इसके ऊपर भी 5 क्वेश्चन, और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप। दैट मीन्स यू वोंट हैव टू राइट इन डिटेल टू एक्सप्रेस योर आंसर। सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का, सेक्शन ए भी 30 मार्क्स का। सेक्शन सी जिसको मैं सब्जेक्टिव सेक्शन बोलती हूँ, 2 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स ईच के। यहाँ पे आप अपने आंसर को ड्राफ्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और एग्जामिनर आपकी एक एक वर्किंग पे मार्क्स देंगे। तो सेक्शन सी 40 मार्क्स का हो गया। सेक्शन ए बी 60 मार्क्स के हो गए, बिल्कुल एफआर जैसा ही है। आप लोगों में से अगर एफआर देके आए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर पैटर्न सेम ही है। अगर किसी का ये पहला पेपर है तो आपको देखने की जरूरत है। सेक्शन ए और बी में वर्किंग्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत इज गलत, सही इज सही। सेक्शन सी में आपके वर्किंग्स के मार्क्स भी होते हैं। तो एफएम के पेपर पैटर्न में तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिलेबस इज खतरनाक, इसका सिलेबस बहुत लंबा है, देख लो आपके सामने। इफेक्टिवली करने के लिए 20 चैप्टर्स है। लास्ट के ये जो 2 हैं 21 और 22, इनका कोई रोल नहीं है। ये जो चैप्टर्स हैं ये असल में कोई चैप्टर्स नहीं है, लेकिन यू स्टिल हैव 20 चैप्टर्स टू स्टडी। और अगर आप सिर्फ सैटरडे संडेज भी गिनो
तो आपके पास 20 सैटरडे एंड 20 संडेज अवेलेबल नहीं है। यानी इसमें से कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो छोटे छोटे होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जो बड़े होंगे, और आपको थोड़ा सा वीकडेज में भी पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस इज लॉन्ग, लेकिन एफआर में भी आपने 22 चैप्टर्स या उससे भी ज्यादा चैप्टर्स किए ही थे, 22 23, तो यहाँ पे भी होगा मोर और लेस घंटे उतने ही जितने एफआर में लगते हैं उतने ही एफएम में लगते हैं। हाँ, बट थोड़ी सी पेपर की अप्रोच बदल जाती है, वो बताऊंगी आगे। तो ये इतने लंबे सिलेबस में आप क्या क्या सीखेंगे? आप ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, उसका अप्रेजल कैसे किया जाए। यानी अगर मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स की चॉइस है तो मुझे कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अलग अलग टेक्निक्स है। एक 20 मार्क का क्वेश्चन पक्का इसमें से आता है। अपने आप में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये 6th चैप्टर तक अगर आपका सिलेबस हो जाता है तो आप 40% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। यानी ये सबसे बड़ी चीज है आपके सिलेबस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम कौन सा वाला प्रोजेक्ट लेंगे, तो ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब डेली बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे कैसे। दैट ऑल्सो शुड बी डिसाइडेड, क्योंकि उसको डिसाइड करे बगैर रोज के काम कैसे होंगे। डेली बेसिस पे इन्वेंट्री क्रिएट होगी, डेली बेसिस पे क्रेडिट सेल्स होगी, तो रिसीवेबल्स क्रिएट होंगे, पेएबल्स क्रिएट होंगे। इनको हैंडल करना भी एक जॉब प्रोफाइल होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये वर्किंग कैपिटल ये भी 20 मार्क्स के आसपास का कंटेंट एरिया है। कभी ये 15 होता है, कभी ये 10 होता है, कभी ये 12 होता है, बट ऑन एन एवरेज ये 15 मार्क्स के आसपास रहता है। और उसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन 15th से लेकर 18th तक। ये पोर्शन है बिजनेस शुरू करते टाइम जो होता है, कैसे फाइनेंस रेज किया जाएगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब इक्विटी रेज करें कि डेट रेज करें, कैसे पैसा कैसे रेज करें, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएं, बिटकॉइन में पैसा लगा दें। ये सारी चीजें इस पूरे पोर्शन में आती है। इक्विटी रेज हो जाएगी तो डिविडेंड कैसे दिया जाए। जब हम कैपिटल रेज करेंगे तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक सा होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ बात होगी। और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो बात करेगा रिस्क मैनेजमेंट की। यानी बिजनेस में रिस्क आएगा ही आएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाए। यहाँ पे रेशियोज की बात होगी और बिजनेस वैल्यूएशन की बात होगी। यानी जब वोडाफोन और आइडिया मर्जर हुआ होगा तो बिजनेस वैल्यूएशंस के कॉन्सेप्ट्स पिक्चर में आए होंगे। whenever any business acquires another business, तो ये जो अनदर बिजनेस है इसकी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। दैट वैल्यूएशन इज कवर्ड बाय चैप्टर नंबर 20। एंड इफ आई क्लियरली टेल यू ये चैप्टर नंबर 20 और एफएम का ये सारा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्स यू फॉर M&A प्रोफाइल ऑफ द बिग फोर, तो आप इंक्वायर कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स देयर। मेन कोर ही M&A का ये है। M&A इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। यानी एक टीम होती है बकायदा जो एक्विजिशंस को हैंडल करती है। किसी एक कंपनी पतंजलि सोया रुचि सोया को अक्वायर करना चाहती थी, तो रुचि कंपनी पे किसी ने जाके वैल्यूएशन किया होगा, ये सारी डील डन कराई होगी, पतंजलि और इनका एक्विजिशन कंप्लीट कराया होगा। दिस इज द M&A टीम, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टीम। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में या तो MBAs होते हैं, या फिर CFAs होते हैं, या फिर ACCAs होते हैं जिनकी FM पे ग्रिप अच्छी होती है। तो ये रिक्वायरमेंट जॉब प्रोफाइल की यही है। अब सिलेबस में चेंज की बारी आई, क्योंकि सितंबर चल रहा है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि सिलेबस में चेंज होगा, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, बच गए आप लोग। ये आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट से ही, मैंने इसका स्क्रीनशॉट उठाया है, आपकी ACC की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट है ये। वहां पे एक डॉक्यूमेंट है आपके सिलेबस अपडेट का, मैंने देख लिया है। देयर इज नो चेंज, नो एडिशन, नो डिलीशन फ्रॉम द सिलेबस। मतलब ये हुआ
अगर आपके पास 2023 वाली बुक भी है, 2024 तक वाली बुक भी है, बिल्कुल चलती है। प्लीज डू नॉट यूज 2022 या उससे पहले की बुक। उसका मैं कारण बताती हूँ। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास मैक्स टू मैक्स पुरानी बुक 2023 की है, तो मेरी सारी क्वेश्चन रेफरेंसिंग 23 या 24 बुक की होगी। आप ढूंढते रह जाओगे क्वेश्चंस को। इसलिए कोशिश करके यू हैव टू अरेंज द बुक्स जो 2023 ईयर एंडिंग या फिर 2024 ईयर एंडिंग की हो। ईयर एंडिंग मतलब जून 2024 तक की, वो वाली बुक आपको सर्च करनी है। अनफॉर्चुनेटली हार्ड कॉपीज आर नॉट अवेलेबल नाउअडेज। ई बुक मिल जाएगी आपको जैमजन बुक्स चेन्नई से या फिर एड्यूयूश से। एड्यूयूश ई बुक्स मिल जाएंगी। और आपके अगर किसी दोस्त ने एफएम दिया है तो बेटर टू टेक हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम। हार्ड कॉपी से पढ़ना थोड़ा सा इजी रहता है। तो सिलेबस चेंज पे बिल्कुल निश्चिंत रहे, देयर इज नो सिलेबस चेंज। कोई दिक्कत नहीं है। नई बुक में जो भी चीजें नहीं होगी वो मैं करा दूंगी। तो आप पुरानी बुक भी अगर मिलती है गो फॉर इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिजल्ट्स पे आते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट जो भी एवरेज एसीसीए का ग्लोबल पास परसेंटेज रहता है एफएम का, ऑन एन एवरेज वी आर गेटिंग 20% मोर देन दैट। अगर एसीसीए का एवरेज 48% रहता है तो हमारा 68% रहता है। अब इस पे थोड़ा सा बेवकूफ बनने वाली बात भी हो जाती है। एसीसीए के पास बच्चे बहुत सारे होते हैं, मेरे पास इतने नहीं होते हैं, तो पास परसेंटेज इसलिए 68% भी दिखती है। लेकिन हाँ, 68% के पीछे कुछ चीजों का रोल है। और ये 68% का जब मैंने एनालिसिस किया अभी इन दिनों, तो मैंने देखा ये पिछले 3 क्वार्टर्स में एकदम से हाई टोन बढ़ी है। पिछले 2 क्वार्टर्स में तो ये 70% के आसपास भी गई है। ऐसा क्या हुआ था पिछले 2 क्वार्टर्स में? मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ाना चालू कर दिया था? नहीं, मैंने एडिशनल मॉक्स का सिस्टम चालू किया था। मैंने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए थे। तो ये जब से नंबर ऑफ टेस्ट बढ़े, जब से मॉक्स बढ़े, आई कुड क्लियरली सी द इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। और जो बच्चे पास नहीं हो पाए वो मार्जिनल पास के केसेस, मार्जिनली फेल के केसेस ज्यादा थे। 47, 48, 49 वाले बच्चे। तो ये चीज थोड़ा सा देखने में समझ में आई कि ये जो मार्जिनल फेलियर्स है, 2-3 नंबर से रह जाना, ये वो केसेस हैं जहां पे बच्चा थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करके गया। ये मुझे नहीं आ रहा तो मैं नहीं करूंगा, उसने वो कोशिश ही नहीं करी कि नहीं इसको ठीक कर भाई। एग्जाम में आया तो जिससे 3-4 नंबर चाहिए हो सकते हैं उससे, 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, आपको पूरे 10 में से 10 नहीं लाने हैं। even 3 marks can help you. And when they got 47 marks, that day they realized कि shit यार, सिर्फ 3 नंबर की बात थी। इसलिए पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे भी यार ये सोच के चलो, ये सारे जो सब्जेक्ट्स, ये सारे जो पेपर्स है ना, वो आपको लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। वहां पे तो सेलेक्टिव ट्रांजैक्शन सामने नहीं आएंगी ना। कुछ भी नया आया तो मन में क्या बोलोगे कि यार ये तो मैं छोड़ के गया था अपने एग्जाम में। रियली? डॉक्टर्स पढ़ते हैं, उसके बाद में सर्जरीज करते हैं। जस्ट इमेजिन वो कोई चैप्टर छोड़ के चले जाए, या फिर सर्जरी करते टाइम में एक पर्टिकुलर क्रिटिकल चीज छोड़ देगी, यार ये मेरे से नहीं होगी, छोड़ो इसको। कैन दे अफोर्ड डूइंग दैट? ठीक है, वहां जान की बात होती है, लेकिन आप जो चीज हैंडल कर रहे हो ना, वो एक बिजनेस की जान होती है, पैसा। योर मिस्टेक कैन लीड टू अ बिजनेस टू डेथ। इन्वेस्टमेंट बैंकर की अगर मैं बात करूं, अगर ढंग से पढ़ाई नहीं हुई ना इन्वेस्टमेंट बैंकर की, अगर चीजें उसने नहीं समझी, his wrong investment decisions will lead to the client becoming insolvent। डेथ के बराबर ही है, बिजनेस की डेथ। तो अपनी इंपॉर्टेंस समझो। ये सेलेक्टिव स्टडी का जो माहौल बना हुआ है ना, आई एम रियली अगेंस्ट दैट। बिकॉज वी हैव सीन कि दुनिया जो चलती है ना, किताबें उसका एक बेस तैयार करती है। दुनिया तो एक अलग ही लेवल पे चली जाती है।
तुमने उस बेस को भी अगर आधा ही करा तो और सिचुएशन खराब हो जाएगी। एटलीस्ट अपने बेस को तो मजबूत रखो, ऊपर वाले जो चैलेंजेस आएंगे वो तो सबके लिए ही आएंगे, लेकिन तुमने अगर बेस भी आधा ही डाला तो तुम्हारे लिए सिचुएशन बहुत बद से बदतर होगी। इसलिए इस बार के सिस्टम्स तुम्हें और भी रिग्रेस दिखेंगे। यू मे फाइंड मी very forceful, but that is needed because I want to see this 68% to exceeding 70%. और ये जो बच्चे जो मार्जिनल रेंज पे पास नहीं हो पाए उनके लिए भी बहुत दुख होता है कि शायद थोड़ा सा मैं धक्का मार देती और 3-4 बार डांट देती तो शायद वो बच्चे आज इस तरफ होते एक दूसरी डायरेक्शन में। तो इन चीजों का ध्यान डे 1 से रखना है। आपके पास अभी पूरा टाइम है, वो नौबत ही नहीं है कि सेलेक्टिव स्टडी करने की बात आए, पूरा टाइम बचा है अभी। तो डे 1 से ही सेलेक्टिव स्टडी के अगेंस्ट चलोगे तो अपने आप ही सारी स्टडी हो जाएगी। लेकिन अगर पहले दिन से काम नहीं किया और लास्ट के 20 दिन में किताब उठाई तो वाकई इसी नौबत पे आ जाओगे कि सब कुछ तो हम कर ही नहीं सकते, अभी तो पेपर पास कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये आदत बन जाती है, पेपर तुम वापस तो दे नहीं रहे हो ना, पास होने के बाद भी कोई पढ़ रहा है, तो मान के चलो इंटरव्यू में फेलियर पक्का है। इसलिए इमीडिएटली यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। नो सेलेक्टिव स्टडी, नो सेलेक्टिव कोर्स कवरेज, नॉट एट ऑल। कशिश आती हूँ, उस पर आती हूँ, ठीक है जी, ओके। अब जब पास परसेंटेज आई एम सेइंग 68% आ रही है, जस्ट लुक एट द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार आए। सी प्रकाश 87, हरवीर 83, रचना ये ऑडिट में भी रैंक लाई थी। तो चलो ये तो बच्चे ही रैंक कर रहे हैं, मैं इस पे तो अपना क्रेडिट नहीं लेती, ये तो किसी भी पेपर में घुसेगी तो रैंक ही लेके आएगी। प्रकाश इंटेलिजेंट बच्चा, डिंकी ये भी इंटेलिजेंट खोपड़ी है। मुजना, अमृत कौर, अमृत 63 रोती रही हर टाइम, मैम एफएम में बहुत थ्योरी है, मैम ये ऐसे हो रहा है, मैम ये वैसे हो रहा है, एंड लुक 63। तो बच्चों के मार्क्स गजब आए हैं। और ये मार्च वाला एग्जाम ऐसा था जो सबने सेंटर से आके बोला था मैम पता ही नहीं क्या पेपर था, पता नहीं कहां से बन के आया था ये पेपर, एंड स्टिल लुक एट देयर स्कोर्स 87। जिस टाइम पेपर का पता नहीं चल रहा था कि हमारा ही पेपर था क्या ये। देन सी दिस, साक्षी मैम 25-30 नंबर का छूट गया, रिद्धि स्पीड इतनी स्लो, मैम पेपर छूट गया, और आके रोना चालू, मतलब ही नहीं है मैम, आप क्लासेस की एक्सेस वापस दे दो, हम पास ही नहीं हो रहे हैं। ध्रुव ये सारे बच्चे वो थे जिनका पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन ढंग से किया होगा मे बी। तो अगर इनके जैसा स्क्रीन पे आना है, अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करना है, तो डे 1 से तैयारी करनी है। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि हम लास्ट के 10 दिन में क्रैक एफएम इन लास्ट 10 डेज। अब मैं इस पेपर के चैलेंजेस पे आती हूँ। बिफोर आई मूव अहेड, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है बताइए जी। एनीथिंग यू वांट टू आंसर, मी टू आंसर, यू वांट मी टू आंसर, ऑल क्लियर? यस मैम। यस। मुझे ना हिटलर जैसी फीलिंग क्यों होने लगी है, जब मैं बोलने लगती हूँ तो सब बच्चे सुट क्यों हो जाते हैं? तुम लोग क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा के चले जाते हो, कुछ ऐसा चक्कर है क्या? नहीं या डर के मारे कुछ बोलते नहीं हो? अभी तो डर ही लग रहा था। डर ही लग रहा है हाँ मैंने सुना है कईयों से कि बच्चे डरते हैं मैम आपसे, सुना है मैंने ऐसा है। डरो मत यार, देखो ऑनलाइन का ये फायदा है, द फैकल्टी कैन नॉट कम इनसाइड द सिस्टम एंड ईट यू आउट इसलिए डरो मत, कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज पूछो, डोंट वरी, नथिंग, ऑल कूल, पक्का ना? पक्का ना? यस। ओके चलो, अब मैं आती हूँ इस पेपर के चैलेंजेस पे। मैंने अभी पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में एक बच्चे को देखा है, प्रियल को, इसको मैंने पढ़ाया अभी बाकी पेपर्स भी जो ये कर रही थी। तो प्रियल जब अभी सुनेगी तो चिंता में आ जाएगी। इस पेपर का सबसे बड़ा चैलेंज है इसका
कैलकुलेटिव पार्ट और राइटिंग पार्ट का ब्रेकअप। 100 मार्क्स में से कैलकुलेटिव इज 55 मार्क्स के आसपास का, एंड राइटिंग और थ्योरी पार्ट इज 45 मार्क्स का। दैट्स द चैलेंज विद दिस पेपर। यहाँ पे कतई ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ नया कुछ सामने आ गया है। दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम विद एफएम। एफएम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके जो एमसीक्यूज थ्योरी वाले आते हैं, नॉन कैलकुलेटिव आते हैं, वो ऊपर से सुट हो जाते हैं। जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस में से 3 थ्योरी के मिलेंगे और 2 कैलकुलेटिव मिलेंगे। ये प्रॉब्लम है। इसका इलाज कैसे करेंगे? इस बार मैंने कुछ सेशंस डेडिकेटेडली अलग रखे हैं थ्योरी समझाने के लिए, थ्योरी पे तुम लोगों को एनरिच करने के लिए, so that we attack on your problem areas only rather than me coming and giving a general lecture as per my choice. Let it be a topic where you all are struggling. तो जो ड्रास्टिक चेंज इन सिस्टम है वो इसी से जुड़ा हुआ है, अभी अनाउंस करूंगी उसको। तो इस पेपर का चैलेंज सिर्फ यही आएगा, इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्स। बाकी दिस पेपर इज एब्सोल्युटली मैनेजेबल। बच्चों को ये दिक्कत कभी नहीं आती है कि इस पेपर का कंटेंट समझ में नहीं आ रहा। नो, दे नेवर हैव दिस इशू कि भाई मुझे ये चीज बाउंस बैक हो रही है। बस इतना ही होता है, कितनी थ्योरी है। हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये होगी। तो इस बार का जो कैलेंडर है वो इतनी सारी चीजों के साथ है। दिस इज द न्यू अनाउंसमेंट। नाउ द अनाउंसमेंट includes some shock also for you all। उस शॉक को भी एक बार तुम लोगों को बता देती हूँ, लेकिन उसका कारण भी बताती हूँ क्योंकि तुम लोगों को वो कारण समझना बहुत जरूरी है। इस बार बहुत सारा एनालिसिस मैंने किया जब कुछ सेशंस में किसी और फैकल्टी को देख पाई थी प्रॉब्लम हैंडलिंग के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि प्रॉब्लम क्लास में बच्चे बहुत रूटीन जनरल सी प्रॉब्लम्स पूछते थे। इसका आंसर नहीं आ रहा मैम, सारी वैल्यूज तो मैंने ठीक लिखी है पर आंसर नहीं आ रहा। तो पता लगा कि कैलकुलेटर में एक नंबर नहीं दबा रहे थे। मैम जरा सेंटेंस का मतलब बता दो। तो कई बच्चों ने इस चीज को हमें फीडबैक फॉर्म में लिख के दिया कि मैम ये जो पेटी प्रॉब्लम्स होती है इनको अलग से ले लिया जाए, बिकॉज इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अस इन केस ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर वेरी बेसिक टाइप ऑफ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बेसिक प्रॉब्लम कौन सी है और हाई लेवल की प्रॉब्लम कौन सी है, वो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही चलेंगी, यानी मैं वो बाइफिकेशन नहीं कर पाऊंगी कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है और हाई लेवल की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इसका एक इलाज हो सकता है। इलाज ये कि मैं अपना टाइम ऐसी चीजों में लगाऊं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। किसी का आंसर नहीं आ रहा तो वो आंसर तो कोई और भी निकलवा देगा, यानी कि मेरी टीम निकलवा देगी। टीम मतलब मीनाक्षी मैम नहीं, ऑपरेशंस टीम नहीं, द फैकल्टीज हु हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 8, 9, 10 years after their ACCA completion। यानी you will find my team here now who will take some sessions। ये देखो, ये दिख रहे हैं फैकल्टी के नाम से। ये वो वाले सेशंस हैं जहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन अब थोड़ी सी इनसे अलग होगी। आप लोगों ने ब्रोशर में देखा होगा कि एफएम के तो 7 ही सेशंस थे, 7 ही थे, 8 ही थे, कुछ ऐसे ही सेशंस थे, लेकिन ये 11 हो गए। ये 11 इसलिए हो गए क्योंकि मैंने सिस्टम ब्रोशर रिलीज करने के बाद में चेंज किया है। अब ये क्या सिस्टम है ध्यान से देखना। आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सबसे पहले करेंगे। इनमें आपको छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी। आपका फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम डिस्कशन होगा व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप मेंटर है जो हमारी टीम में से है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन अब इसमें मैंने लास्ट क्वार्टर एक दूसरे बैच में एक प्रॉब्लम देखी। मैं नहीं चाहती वही प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ भी आए। बच्चों ने हर चीज डालना चालू कर दिया उसमें। हर चीज मतलब जो चीज शायद खुद का दिमाग लगाने से सॉल्व हो सकती थी उस पर भी दिमाग लगाना बंद कर दिया और सीधा व्हाट्सएप पे डाल दिया, मेंटर प्लीज हेल्प। और वो मेंटर दिन के 50-50 मैसेजेस करने लगा बेचारा। अब इससे रिजल्ट क्या निकला?
मेंटर पे लोड हुआ वो तो छोड़ के मेरे भाग जाएगा, वो तो एक अलग प्रॉब्लम है ही। दूसरी प्रॉब्लम एक ये भी हुई कि उन बच्चों को आदत ये पड़ गई कि अब तो हमें डेली बेसिस की 10 प्रॉब्लम पूछनी है। एक एक बच्चा, आई वॉज काउंटिंग दैट डे कि इस बच्चे ने कितने मैसेजेस ग्रुप पे डाले। किसी के 250 आ रहे हैं, किसी के 150 आ रहे हैं, 150। जो बेयर मिनिमम आ रहे हैं वो बच्चे के 87 मैसेजेस आ रहे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट 87 प्रॉब्लम्स ही आस्क्ड। व्हाट्सएप ग्रुप पे 87 प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्लासेस 3-3 घंटे चली है, 3-3 घंटे। यानी 8 प्रॉब्लम क्लासेस इनटू 2 आवर्स ऑन एन एवरेज, 16 से 20 घंटे प्रॉब्लम क्लासेस चली है। Now this is not something which I should market as my achievement कि देखो मैंने 20-20 घंटे की प्रॉब्लम क्लासेस दिए। घंटा, दिस इज स्पून फीडिंग द स्टूडेंट। तुम लोगों ने क्लास 12th में भी अपने अकाउंट टीचर से कभी इतनी प्रॉब्लम्स पूछी थी क्या? नहीं पूछी होंगी फॉर श्योर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडिंग एंड स्पून फीडिंग। तो अब ये चीज आप लोगों को समझनी है कि ग्रुप मेंटर उन चीजों में असिस्ट करने के लिए है जिनमें आप अटक गए हो। अटक मतलब पहले खुद ट्राई किया, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा, नहीं सॉर्ट आउट हुआ तो ग्रुप मेंटर पिक्चर में आ जाएगा। लेकिन बिना किसी से पूछे, बिना दिमाग लगाए झट से उसको डालना, दिस इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द स्टूडेंट। एग्जाम में हम लोग नहीं बैठे होंगे, इंटरव्यू के टाइम हम लोग नहीं बैठे होंगे, फिर किससे पूछोगे? ये आदत डे 1 पे ही मत डालो कि मुझे सबसे पहले स्ट्रगल करने की बजाय ग्रुप मेंटर के पास जाना है। दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग विच कुड हैपन इन द लास्ट बैच एंड दैट हैपेंड। मतलब लिटरली, और ये नतीजा, ये यूजुअली 1-2 बच्चे पहले भी बैच में होते थे, लेकिन वो 100 में से एक बच्चे होते थे। अब ये 100 में से एक बच्चा, एक तो मुझे याद आ रहा है जिसको अपना पीआर भरना नहीं आ रहा है, जो घड़ी घड़ी मेरे को मैसेज डालता है, मैम मैं इसको पार्टनर लिखूं या सीनियर मैनेजर लिखूं? क्योंकि हर चीज में आदत है हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछने की। नो, समझो आप एक डिग्री में हो, आप हर चीज के लिए ना तो दोस्तों के पास जाओगे, ना ग्रुप मेंटर के पास, ना ही फैकल्टी के पास। आपको 10 प्रॉब्लम्स में से 6 प्रॉब्लम्स अपने लेवल पे सॉल्व करनी आनी चाहिए, तभी तो दिमाग सीखेगा नई चीजों को डील करना। ये वो बात हो गई कि हम ए लिखना सीख रहे हैं और मैम ही हाथ पकड़ के लिखवा रही है। मुझसे तो नहीं लिखा जा रहा मैम, आप हाथ पकड़ के लिखवाओ। जब आप चलना सीखते थे, साइकिल चलाना सीखते थे, तो हाथ छोड़ना पड़ता था ना, साइकिल छोड़नी पड़ती थी ना। या आपकी एक्सपेक्टेशंस ये रहती थी कि पापा मेरे साथ ही भागो, आप, मैं कहीं भी गिर सकता हूँ, आप मेरे साथ साथ ही भागो। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है, व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर है, लेकिन ड्यूरिंग द डे आप लोग अपने लेवल पे खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सॉल्यूशन देख के भी अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो भी बहुत चिंता की बात है फिर। हाँ, आपने सॉल्यूशन देखा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, फिर ग्रुप मेंटर से पूछो, तो कई प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्व हो जाएंगी। अब वो भी नहीं सॉल्व हुई तो ये फैकल्टी विल कम इन फ्रंट टू सॉर्ट योर प्रॉब्लम्स। यहां से भी नहीं हुई तो फिर मैं आ रही हूं ना सामने। मोस्ट लाइकली अब जो लास्ट क्वार्टर गया एफएम का, तो उसमें मेरे पास प्रॉब्लम्स आई नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेशल सेशंस रखे, यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के फाइनल पॉइंट्स जिनमें बच्चे गलतियां करते हैं वो लाइव आके प्रैक्टिस कराना। दिस इज माय मोटो फॉर दिस बैच। क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ओवरऑल पूरे बैच का नुकसान हो जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये फैकल्टी करेंगी। आप मेरे सेशंस के आगे जो टॉपिक्स देखोगे, इनमें मैं टफर वाले फाइनल पॉइंट्स ही करवाऊंगी, बेसिक चीजें नहीं कराऊंगी। बेसिक चीज तो आप क्लास से करके आओगे, और मेरे आंखों के सामने आप लोग पेपर पेन लेके प्रैक्टिस करोगे, जो मैं एंड ऑफ द सेशन आपसे उठवा के देखूंगी कि प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोगों की स्पीड कहाँ जा रही है, और ये जो फाइनल पॉइंट्स है आप इनमें तो नहीं फंस रहे हो। एक छोटी सी चीज होती है, ईयर 1 में कुछ इन्फ्लोज आएंगे, ईयर 2 में कुछ इन्फ्लोज आएंगे। बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं, ईयर 1 वाला ईयर 2 में डाल देते हैं।
यहाँ गलतियां होती है। तो फाइनल पॉइंट्स पे आई नीड टू बी प्रेजेंट फॉर यू ऑल। सेम चीज, अब जैसे वर्किंग कैपिटल है, चैप्टर नंबर 7-8 आप करोगे, उसमें ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आएंगी, वो फैकल्टी विल हैंडल। लेकिन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है डिस्काउंटिंग का। डिस्काउंट ऑफर करता है जब आपका पेबल आपको, आप अपने रिसीवेबल को डिस्काउंट ऑफर करते हो, उसमें घूम जाते हैं बच्चे। ये मैं लाई लूंगी। एफएम में मैंने बोला थ्योरी बहुत दुखी करेगी, तो थ्योरी के ऊपर मैं सामने आऊंगी। हेजिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम परेशान होगे, इसमें मैं सामने आऊंगी, तो मुझे अपने पता है कि कहां पे तुम फंसोगे। ये चीजें सारी देखी जाएंगी। अब यहाँ पे जब आप ये सेक्शन सी टेस्ट देखोगे, आपको इनकी भी गिनती ज्यादा दिखेगी। सेक्शन सी टेस्ट पहले 3 होते थे, ब्रोशर में भी आपको 3 ही दिखे होंगे, यहाँ 5 कैसे हो गए? क्योंकि जब मैं यहां से टाइम निकाल लूंगी, तो मैं ये देखूंगी कि आप लोगों का खुद का क्या हिसाब किताब चल रहा है पढ़ाई का। कैसे देखूंगी? यहाँ पे ये जो टेस्ट हैं, ये सारे के सारे एसई टेस्ट हैं। ये एसई क्या होता है? सिस्टम इवैल्यूएटेड टेस्ट, यानी 5 सेक्शन सी के टेस्ट होंगे जो सिस्टम से ही इवैल्यूएट हो जाएंगे, वो मैं बनाऊंगी। अब मैं जब लेट सपोज 10 जुलाई को आप लोगों ने एक टेस्ट दिया, मेरे पास रिपोर्ट आ गई कि भाई इस बच्चे ने ये गलती करी, तो मैं क्लियर कट खींच सकती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक वापस से करना है, और उसके नेक्स्ट डे आप जो टेस्ट देंगे वो मैं चेक करूंगी। यानी सेक्शन सी के टेस्ट कितने हो गए? 8। 5 जो सिस्टम इवैल्यूएटेड होंगे, और 3 जो मैनुअली इवैल्यूएट होंगे। तो मैनुअली मैं ही हूं, मैं इवैल्यूएट करूंगी। तो आपके सेक्शन सी के टेस्ट हो जाते हैं 5 + 3 8। 5 सिस्टम से इवैल्यूएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और 3 जो मैं इवैल्यूएट करूंगी। इनकी जो तुम सीक्वेंसिंग है वो भी देखना। ये आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का करोगे, 2 टेस्ट करोगे ताकि तुम भूल ना जाओ। फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का तीसरा ये है जो मैं चेक करूंगी। फिर वर्किंग कैपिटल का एक 28 को है, उससे पहले आप मेरे वाला टेस्ट दोगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक वाला दोगे। रिस्क मैनेजमेंट के अलावा आप पहले मेरे वाला दोगे, फिर ऑटोमेटिक वाला दोगे। ये वाला भी मुझसे पहले हो जाएगा क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन का यहाँ पे है ही नहीं। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है, मैं तो चेकिंग एक रीजनेबल कर सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मॉनिटर तो कर सकती हूँ कि तुम कहाँ पे गच्ची खा रहे हो। और इन टेस्ट से मुझे ये फीडबैक मिल जाएगा कि आप पर्टिकुलर इस एरिया में गड़बड़ कर रहे हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल करने के लिए आई नीड टू हैव द सपोर्ट ऑफ द फैकल्टी, जो तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उसके अलावा एक और चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम्स तुम्हारी 2-3 ही है, तो भाई मैं तो इनको पैसे पूरे दे रही हूँ इनसे पूरा काम लूंगी। कैसे काम लूंगी? आप लोगों से 1-2 दिन पहले पूछूंगी कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसा लगा कि ये तो प्रॉब्लम्स 15 मिनट में सॉल्व हो जाएंगी, 45 minutes of the session will be devoted to the feedback which I will get from these tests। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी फैकल्टी उन वीकर टॉपिक्स पे आप लोगों को लाइव क्वेश्चंस कराएंगे। जहां पे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे वो आपको गाइड करेंगे। कैसे गाइड करेंगी? क्वेश्चंस मैं ही बना के दूंगी कि बच्चे इस पॉइंट पे अटक रहे हैं मैम, आप ये देख लेना कि इस पॉइंट को वो ठीक से करना सीख जाए। उसी पॉइंट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करने होंगे, ताकि उस पर गलतियां होने की सारे चांसेस खत्म हो जाए। तो ये एक ही छोटी सी चीज को 4 अलग अलग क्वेश्चंस में कराने के लिए आई विल नीड द सपोर्ट ऑफ दिस फैकल्टी सो दैट आई कैन सी किसको क्या चाहिए। वरना मैं अगर सबके कैलकुलेटर से आंसर ही निकालती रही, तो मैं कुछ भी चीज को आगे इंप्रूव कर ही नहीं पाऊंगी, खुद ही उलझी रहूंगी इन सारी चीजों में। बात समझ आई? तो ये जो शॉक की तरह आया है, एक्सेप्टेबल है नहीं है? अगर नहीं है तो हम अभी भी फीस रिफंड कर सकते हैं, इफ यू हैव परचेज द क्लासेस। बट दिस हैज बीन केप्ट फॉर अ रीजन, एंड दैट रीजन इज so that I can keep a track more on you all, so that I can draft up the tests considering your weakness। तो मुझे उसके लिए कहीं तो अपनी एनर्जी डाइवर्ट करनी पड़ेगी ना, कि कुछ तो मैं कम करूं और उधर ज्यादा लगाऊं।
समझे? बात समझ आई? बताओ, इज इट अ झटका और कि ठीक है मैम, ठीक सिस्टम है? बताओ बताओ। मैम ठीक अच्छा है। है। ठीक है, चलो बच गए। हालांकि मुझे पता है कि तुम लोग सच नहीं बोलोगे, बट फिर भी आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है, ये अच्छा चलना चाहिए, बिकॉज तुम लोगों का रिजल्ट वन ऑन वन बेसिस पे इंप्रूव करने का तरीका यही है। क्योंकि मैं हर पेपर में हर बच्चे को लेके बैठ नहीं पाऊंगी, मुझे अपने लिए हाथ चाहिए जिनको अगर मैं ये बोलूं कि यार मेरे स्टूडेंट्स पेबल डिस्काउंटिंग में ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, आप इनको 10 क्वेश्चन करा दो, तो ये 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कोई करा सके। आई नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम समवन। ठीक है, चलो, बट एनीवेज ये क्वेश्चन तो मैं डेवलप करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग किस चीज में फंसोगे। उसके बाद में मॉक्स, मॉक्स की भी आपको गिनती लंबी सी दिख रही है। ये वाला मॉक मैं चेक करूंगी, ये वाला मॉक मैं चेक करूंगी। ये जो एसई है ये सिस्टम इवैल्यूएटेड है, यानी ये ऑटोमेटिकली 100 मार्क्स का पेपर है जो इवैल्यूएट होके आ जाएगा। इसमें एक छोटी सी दिक्कत रहती है, सम 9-10 मार्क्स का पेपर डजंट गेट चेक। क्यों? क्योंकि सेक्शन सी में 10 मार्क्स के आसपास की थ्योरी होती होती है, उसको मैं इवैल्यूएट सिस्टम से डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपके आंसर में ये चीज होनी जरूरी थी, ये चीज होनी जरूरी थी। तो तुम लोग अपना रेस्पॉन्स तो लिखना, फिर जो उसमें फीडबैक ऑफ आंसर आएगा उससे क्रॉस चेक करना कि हाँ मैम ने बोला है ये पॉइंट्स होने जरूरी थे, क्या हमने ये पॉइंट्स दिए, तो वो वाले पॉइंट्स होने। इसमें आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा थ्योरी का, प्रैक्टिकल पोर्शन अपने आप इवैल्यूएट हो जाएगा। ये सारे के सारे मॉक्स एक दिन छोड़ के एक दिन रखे हैं आपकी बार मैंने, क्यों? वापस से अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। 25 तारीख को लेट सपोज यू गिव वन, 27 को सेल्फ इवैल्यूएटिव वाला मॉक देते हैं, ये हाथ क्या है तो आपके पास स्कोर आ जाएगा, आपको दिख जाएगा कि आपकी गलतियां कौन से टॉपिक्स में हो रही है। 28 को इन वीकर टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करो, ताकि 29 को जब वापस सामने पेपर आए तो वही गलती आप वापस ना करें। 29 वाले पेपर में कुछ नए टॉपिक्स में गड़बड़ियां आएंगी, practice those गड़बड़ीज on 30th August and then revisit the paper on 31st. The idea is तुम्हें improve करना है। अब इसमें देखो ये क्या है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चों को बोला जाता है ना कि देखो 27th वाले में तुमने क्या गलती करी, बच्चे देखते ही नहीं। तो इस बार मैं आप लोगों को एक फॉर्म भेजूंगी जिसमें क्वेश्चन नंबर और उसके आगे उसका टॉपिक लिखा हुआ होगा। यानी क्वेश्चन 1 लेट सपोज ये वर्किंग कैपिटल का था, क्वेश्चन 2 ये डिविडेंड पॉलिसी का था। मैं ये फॉर्म आप लोगों को भेजूंगी जिसमें आप लोग फिल करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन सही गया कि गलत गया। हालांकि मुझे ये मिल जाएगी रिपोर्ट मुझे भी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम भी देखो इस चीज को कि तुम्हारा डिविडेंड वीक है, ये गलत है। जब ये तुम खुद टिक मार्क करोगे ना, तो अपने आप ही तुम्हें ध्यान रहेगा कि यार मैंने डिविडेंड पॉलिसी गलत करी है। जहां सेक्शन सी वाले टेस्ट में मैं फीडबैक दूंगी, आई मे आस्क यू कि एक फॉर्म सर्कुलेट कर रही हूँ गूगल फॉर्म, उसमें लिखो मैंने क्या क्या फीडबैक्स दिए, क्योंकि मैंने लिटरली ये चीज देखी, स्टूडेंट मेरे फीडबैक्स या कमेंट्स को रीड ही नहीं करते। फिर फायदा क्या है मैं इतना टाइम लगा लगा के पेपर चेक करें। देखो मेरी टीम इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उनको ये बोलूं कि भाई मैंने एक क्वार्टर में मैं लिटरली 600 पेपर चेक करती हूँ। कम से कम एफआर के बैच में 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं और उसमें से अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मॉक्स देते हैं। इनके 2 मॉक्स 90 तो यही हो गए। इन 45 स्टूडेंट्स के सेक्शन सी के 3 टेस्ट, ये कितने टेस्ट हो गए? 135 के आसपास, यही अप्रोक्सीमेट नंबर एफएम में रहता है। इनकी मैंने काउंटिंग करी, लिटरली 600 के आसपास टेस्ट चेक करती हूँ मैं। अब मैं अगर अपनी टीम को बोलूँ ना कि इन 600 पे मैंने क्या रेस्पॉन्सिव दिए, प्लीज जरा लिस्ट बना के लिखना, वो नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। तो प्लीज मेरे को ये मदद तुम लोगों से चाहिए। whenever I ask you all कि please give me the feedback which I have given to you in an Excel sheet, please do that. जब आप उसको लिखोगे ना कि मैम ने ये फीडबैक लिखा है, तो लिखते टाइम आपको याद रहेगा कि ये गलती मुझे अब नेक्स्ट टेस्ट में नहीं करनी। मैं बार बार लिखती हूँ भाई, पार्ट ए अगर है तो ए लिखो, बच्चे लिखते हैं,
पार्ट 1, ये 1 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कहां से आया ये 1? बड़ी छोटी सी चीज है, बट एटलीस्ट डिमार्केशन वही यूज करो। लेकिन बच्चे उसको रीड ही नहीं करते। मैं बगल में लिख रही हूँ, देयर इज पार्ट 1, देयर इज नो पार्ट 1 इन द क्वेश्चन, दे डोंट रीड इट। नेक्स्ट पेपर में भी पार्ट 1 ही आता है। इसके बाद में जरूर मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारे फेल होने के चांसेस 2% भी नहीं बचेंगे। ये 2% भी मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि एग्जाम वाले दिन तुम पैनिक कर गए, फिर तो प्रभु भी नहीं बचा सकते। लेकिन ये चीजें थोड़ी सी मुझे तुम लोगों से एज हेल्प चाहिए ही। आई विल नीड दिस सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि मेरे लिए डेटा ये कलेक्ट करना जरूरी है कि भाई बच्चे किस चीज में गड़बड़ कर रहे हैं, फिर मैं उसके लिए क्वेश्चंस ड्राफ्ट करूंगी। इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट क्वेश्चंस। लेकिन तुम्हें मैंने क्या कमेंट दिए हैं, अगर वो मैं लिख रही हूँ तुम उनको भी नहीं पढ़ोगे, तो पहले तो मैं तुम्हें दूं, उसके बाद मैं साइड में लिखूं, रीड तो तुमने यहाँ भी नहीं करना। तो उसका इलाज मुझे यही समझ में आया, आप लोग खुद मुझे लिख के दोगे कि मैम आपने ये फीडबैक दिया है मुझे, ताकि वही पॉइंट्स पे तुम आगे ध्यान रखो। सहमत? अग्री विद व्हाट आई एम सेइंग? मजबूरी में अग्री? यस मैम। ठीक है। सो ये बहुत टाइट आपका शेड्यूल है जिस पे आप प्रिपरेशन करेंगे। अब की बार एक ऐसा कैलेंडर भी आप लोगों को बना के दूंगी, इस कैलेंडर का भी आप प्रिंट आउट ले लीजिए। इसमें ये देखना, येलो वाले जो है ये प्रॉब्लम सेशंस हैं। मैंने अपने वाले सेशंस के आगे नाम लिख दिए हैं, ये तो सेक्शन सी टेस्ट है जो मैं इवेलुएट करूंगी। येलो वाले सारे प्रॉब्लम सेशंस हैं, ये मैं लूंगी, ये मैं लूंगी। ये अलग से मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इनमें मैं पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको किसी और सेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, आप नहीं आना चाहते हो, मत आओ, लेकिन इनमें जरूर आना, क्योंकि ये वाले फाइनल पॉइंट्स के ऊपर होंगे, ऐसी चीजों के ऊपर होंगे जो तुम्हें लाइव 1-on-1 बेसिस पे मुझे कराने जरूरी है। ठीक है, तो ये वाले हो गए। ये मॉक मैं चेक करूंगी, ये सिस्टम इवेल्युएटेड मॉक्स हैं। 60 मार्क्स का टेस्ट होगा, आपका एग्जाम 6 को है। 60 मार्क्स वाला भी ऑटो इवेल्युएट है, 3 सितंबर को आप दे देंगे। यानी टेस्ट इतने हो जाएंगे कि इसमें फेल होने के चांसेस हम बहुत कम कर देंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देंगे। लेकिन इसको करना सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। अपने इस कैलेंडर को, ये कैलेंडर एलएमएस पे भी आ जाएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगी। उसका प्रिंट आउट लो, और प्रिंट आउट लेने के बाद में आप करेंगे इसको अपनी टेबल के आगे पेस्ट, सो दैट यू कैन सी इट कि अगले दिन क्या आने वाला है। इसलिए भूल मत जाना, जब बहुत सारी चीजें करने को होती है तो चांसेस ये होते हैं कि भूल जाते हैं, वो भूल मत जाना बस। ठीक है, समझ गए? बात समझ आई? कैलेंडर देख लिया? यस मैम। मैम जैसे जो प्रॉब्लम सेशंस है वो तो आई थिंक मेजरली वीकेंड्स ही लिखे हैं, तो वो तो शायद जैसे वर्किंग लोगों के लिए आई थिंक टाइम सेट हो ही जाता होगा थोड़ा सा लेट। रखेंगे बच्चे, बिकॉज अब कई स्टूडेंट्स में दूसरे कंट्रीज के भी होते हैं, तो टाइम जोन डिफरेंस दिक्कत करता है, सो वी कीप इट मोस्टली इन द इवनिंग। और मैम जो टेस्ट का टाइम है, हाँ जी, जो टेस्ट का टाइमिंग है वो उसका कैसे रहता है, मतलब जैसे आई थिंक बाकी टेस्ट जो वीकडेज पे। सेक्शन जो सेक्शन सी वाले टेस्ट है ना, जो इवेल्युएट होंगे, वो 24 आवर्स के लिए ओपन रहते हैं, आप उनमें कभी भी करो, लेकिन एक्सेल पे करके आप हमें मेल कर दो। सो सेक्शन टेस्ट भी 24 आवर्स ओपन रहते हैं, मॉक टेस्ट भी 24 आवर्स ओपन रहेंगे, बिकॉज सब अलग अलग टाइम जोन पे बैठे हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो वो ठीक हम है। 24 घंटे के लिए ओपन रखते हैं। एंड समटाइम्स व्हेन द इश्यूज आर अ लॉट, क्योंकि ये वापस से एंड के टाइम पे कई बच्चे ऐसे होंगे जो नौकरी में बिजी हो जाते हैं, कुछ चक्कर हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई कुछ है, तो हमने कई बार उनको 2-2 दिन भी खुला रखा है। बट कोशिश ठीक यही करना कि 24 आवर्स में यू डू दैट, क्योंकि जितना लेट मेरे पास आएंगे, मुझे टेस्ट को चेक करके आपको देने में 5 दिन लगेंगे, क्योंकि सिर्फ एफएम ही नहीं है, एफआर के भी आएंगे, पीएम के भी आएंगे, तो इनको सबको करने में मुझे ग्रेस डेज 5 डेज का चाहिए। सो व्हेन मॉक 1 इज ऑन संडे, आई विल गिव यू दैट विद इन 5 days, देन ओनली यू विल बी गेटिंग मॉक 2। ठीक है? ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ओके, अब चैट बॉक्स पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जस्ट किरण, दैट्स ओके बेटा, मैंने क्लास में एक्सेल पे ही करवाया है, धीरे धीरे बोल के करवाया है, वो फॉर्मूला धीरे धीरे तुम भी अप्लाई करना चालू करो, कोई चैलेंज नहीं, डोंट वरी।
Sneha is asking investment appraisal. The second session includes all topics from chapter 2 to 6. एक मिनट रुको स्नेहा, कौन सा वाला सेशन 2? Ma'am, you are keeping that practice and problem session to उसमें investment appraisal you are going to take, right? नहीं 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 नहीं, ये वाला इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जैसे ये 26 को है, 2, 3, 4 है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आपको वो फाइनल पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में भी काम आएंगे और एग्जाम गेट के क्वेश्चन हैंडल करने में भी काम आएंगे। तो क्वेश्चंस करने के बाद नहीं बताऊंगी, पहले बताऊंगी कि देखो इन चीजों का ध्यान रखना, फिर तुम लोग उठाओगे प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर नंबर 5, 6 और एग्जाम गेट। ठीक है, Okay, got it. अप्रेजल इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, it ends at 6. So 2, 3, 4, 5, 6 is investment appraisal. ठीक है? Okay. अच्छा guys, I would first like you all to visit the LMS also. मैं आप लोगों को LMS पे भी एक बार लेके चलती हूँ ताकि आपको कंटेंट्स दिखा दूँ उसमें क्या क्या है, मतलब कि क्लासेस का फोल्डर कैसा दिखता है। सबसे पहले आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे valueadd.in पे, आपको दिखेगा राइट में एक लॉगिन, ये लॉगिन आईडी आपको आ जाएगा। माय कोर्सेज पे आ जाओ, माय कोर्सेज में ये आ गया FM, ये देखो कैसे एक्सेस करना है। अब ये ओरिएंटेशन सेशन आपको यहाँ दिख रहा है जून वाला, ये इसी जगह पे आज जो अपना ओरिएंटेशन चल रहा है ये अपलोड हो जाएगा कुछ घंटों में। ये प्लानर है, ये प्लानर भी जून का है, यहाँ पे आप लोगों का प्लानर आ जाएगा। आप लोगों का प्लानर कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा, ये मैं अभी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। एग्जाम किस दिन है, ये आपका सेशंस का शेड्यूल है, ये टेस्ट का शेड्यूल है, और ये मैंने कैलेंडर में भी बना के डाल दिया है। ये जहां जहां पे मेरी ये फोटो बनी हुई है इसका मतलब है कि इस सेशन में मेरी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, यानी ये प्रॉब्लम सेशन 2 ये स्पेशल सेशन है मैं लूंगी। इधर सेक्शन सी टेस्ट 1 मेरी फोटो क्यों है, क्योंकि इसको चेक मैं करूंगी। यहाँ पे भी मेरी फोटो है, इसका मतलब ये वाला सेशन मैं लूंगी। प्रॉब्लम सेशन 7 पे भी मेरी फोटो है, मतलब ये सेशन मैं लूंगी। सो मेरी फोटो जहां जहां लगी हुई है इसका मतलब आई एम इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर इवेंट। मॉक 1 आई विल चेक, मॉक 2 आई विल चेक। ठीक है, देखो ये वाले जैसे हैं SE यानी सिस्टम इवैल्यूएटेड सेक्शन सी टेस्ट, इसमें मेरी फोटो नहीं है क्योंकि सिस्टम से इवैल्यूएट हो जाएगा, इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं होगा। ये कैलेंडर आपको अपडेटेड मिलेगा आपके LMS पे। लाइव सेशंस, लाइव सेशंस जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपको करने हैं, एक एक करके करते जाओ और इनको कंप्लीट करते जाओ। नोट्स एंड PPTs अगर आपको यहीं पे देखनी है तो नोट्स यहाँ दिख जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इनको करना है डाउनलोड। सारे नोट्स को डाउनलोड करिए, एक इसकी बुकलेट बना लीजिए। कैसी बुकलेट, स्पाइरल बाइंड करा लो। जब पढ़ोगे तो हार्ड कॉपी आपके पास होना ज्यादा बेटर है। किसी ने चैट बॉक्स में अभी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि स्टडी टेक्स्ट रीड करनी है क्या, नहीं करनी है बेटा, सिर्फ चैप्टर 15 की जरूरत पड़ सकती है, उसके अलावा नहीं। तो चैप्टर 15 भी मैंने बुक से ही पढ़ाया है, तो आप बुक से भी देख सकते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने जो स्टडी टेक्स्ट का कंटेंट है वो डाल दिया। ओके, ये डाउनलोड करके बुकलेट बनाना। क्लास वर्क एक्सेल शीट्स वो है, अगर कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सेल पे क्लास में कराए हैं वही वाली एक्सेल मैंने यहाँ डाल दी है। अगर आपको मेरी वर्किंग फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है वो देखनी है तो आप देख सकते हैं। देन प्री रिकॉर्डेड थ्योरी चैप्टर्स, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें एब्सोल्यूट थ्योरी है, उनको आप कर लेना थोड़ा सा ऐसे ही मान के। एग्जाम किट लाइब्रेरी ये क्या होती है, मैंने पिछले बैचेस में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन कराया है तो वहां से एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चंस यहाँ डाल दिए। लेट्स सपोज आप कर रहे थे ऑस्कर को नाम का क्वेश्चन और आप अटक गए, तो क्या करोगे, ग्रुप मेंटर का वेट करोगे या फिर पूरे वीकेंड आने के बाद में मैम का वेट करोगे या मेरा वेट करोगे? आप यहीं पे खोलोगे और चेक कर लोगे कि ऑस्कर को में मैम ने इस पर्टिकुलर अमाउंट का ट्रीटमेंट क्या किया। टाइम वेस्ट मत करना, आप इसको जैसे ही ऑन करोगे आपको दिख जाएगा कि आपके वाला अमाउंट कहाँ अटका हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे आ गई हूँ, न्यू रेट पे आ गई हूँ, 2301370 का अमाउंट आ गया, तुम्हारा यही नहीं निकल रहा था, बस आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप फटाफट उसको जंप करके देख लेना कहाँ पे क्या चीज है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ डरे हुए। अब आते हैं एग्जाम की ट्रैकर पे। ये ट्रैकर क्या होता है, ये ट्रैकर होता है जहां पे मैंने
एग्जाम किट के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है वो ट्रैक करके डाला हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 124 चैप्टर 18 का है, क्वेश्चन नंबर 134 चैप्टर 17 का है, और ये क्वेश्चन चालू कैसे होता है, एंड ऑल इक्विटी कंपनी इश्यूज के नाम से। यानी यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइंस भी दे रखी है। ये क्यों दिया हुआ है? लेट्स सपोज आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर लिया, वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन देखो, ये अलग ही डाल दिए मैंने, ये कर लिया आपने। आपने लेट्स सपोज कर लिया है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो ये लो, ये आ गए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस, इनको उठाओ और करने लग जाओ, और एक्सेल में सामने मार्क कर दो डन। ठीक है, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सबके क्वेश्चंस मार्क है। सेक्शन बी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जैसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। तो ट्रैकर ऐसे हेल्प करता है। उसके बाद में आपके पास आ जाएंगे सेक्शन सी के टेस्ट, ये तो एज पर प्लान खुलेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन सितंबर के और दिसंबर के, इनको मैं अभी यहाँ से उड़ा दूंगी, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए रख रखे हैं कि प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे आपके भी अपलोड होंगे। ये सेक्शन सी के टेस्ट हैं, टाइम पे ओपन होंगे, वर्किंग कैपिटल के रेशियोज हैं, रूटीन टेस्ट। ओके, रूटीन टेस्ट क्या है, जो आप कभी भी ओपन करके दे सकते हो। लेट्स सपोज आपने चैप्टर नंबर 2 to 6 पढ़ाई कर ली, नाउ यू वांट टू गिव अ स्मॉल टेस्ट, क्विज स्टार्ट करो और खुद से करने लग जाओ। मैंने आगे चैप्टर नंबर्स लिख दिए, चैप्टर नंबर 7 to 10 कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट शुरू कर देना। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल दोनों का टेस्ट है, रूटीन टेस्ट 3, सिर्फ वर्किंग कैपिटल पे रूटीन टेस्ट 4, चैप्टर 13 14 पे रूटीन टेस्ट 5। जैसे जैसे चैप्टर करते जाओ इन टेस्ट्स को करते जाना। अब रिवीजन देखो, अब रिवीजन लास्ट में करने का नहीं है। मैं वैसे भी रिवीजन को लास्ट मिनट पे करने में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि ये बहुत डेंजर जोन है। आप रिवीजन को करो एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। लेट सपोज आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर लिया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का रिवीजन सेशन 1 है, इसको ऑन करो, क्विकली रिवाइज करो। अब आपने वर्किंग कैपिटल किया, वर्किंग कैपिटल करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो क्या पीछे के सारे सेशंस उठा के वापस करने लगोगे? नहीं, आप ये रिवीजन सेशन उठाओगे और रिवाइज कर लोगे पुराने वाले सारे चैप्टर्स। तो 1-1.5 घंटे में बात बन जाएगी, सारा पुराना ब्रशअप हो जाएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो पीछे वाले को यहाँ से टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहो, लास्ट मोमेंट में रिवीजन की कहानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग से कुछ निकलेगा ही नहीं। ये तुम्हारा टेस्ट है, ये प्रॉब्लम क्लासेस यहाँ खत्म हो जाएंगी। जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम से इवेल्युएट होके आएंगे मॉक्स, उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं, और ये प्रैक्टिस सेशंस, तो ये प्रैक्टिस सेशंस को मैं यहाँ से गायब कर दूंगी अभी। ठीक है, सो कृतिका यू कैन चूज एनी। अगर पीपीटीज में देखते हो तो एक्सप्लेनेशन वो है विच आई एम स्पीकिंग इन द क्लास, बट इफ यू वांट टू स्टडी go for the study text, but don't get confused. Study text का content has been taught in the class. Alright, ma'am. ठीक है, हाँ जी। Any questions now? Tell me. कोई confusion LMS पे, कोई question planner से related, anything which you are facing कि भाई ये चीज clear नहीं हुई? All clear? Dandruff कितने all clear? यार पता है क्या है, सब कुछ क्लियर दो केसेस में होता है, या तो टीचर ही कमाल हो या फिर स्टूडेंट्स ने कुछ सुना ही नहीं हो। दोनों में से क्या है रीजन? मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ बताओ। जैसे मेरे को बस ये पूछना था, जैसे क्लासेस का जो स्केड्यूल है, राइट, लाइक लाइव सेशंस में आई थिंक चैप्टर वाइज क्लासेस डली हुई हैं। तो अब जैसे ये प्रॉब्लम सेशन जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा लाइव, वो 26 जून को होगा, है ना, प्रॉब्लम सेशन 1, जिसमें 2 3 4 चैप्टर्स हैं। करेक्ट। तो हम लोगों को अपनी क्लासेस का स्केड्यूल ऐसे प्लान करना है कि हम 26 जून से पहले लाइव सेशंस 2 3 4 कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? लाइव सेशंस नहीं, चैप्टर्स, सो दीस आर चैप्टर 2 मतलब 3 वही, हाँ, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं लाइव सेशन के कॉलम के अंदर है एलएमएस पे। ये चैप्टर नंबर हाँ 2 3, हाँ so till here you have to complete till 26। नहीं, हाँ वो हम अपनी स्पीड पे देख रहे हैं, बट हमें मतलब ये वाला स्केड्यूल फॉलो करना है उस डेट से पहले।
Exactly. I'll tell you the ठीक है। reason why you should follow this. You can go faster than me, that's fine. लेकिन ये तो bare minimum है. ये क्यों करना है? अगर ये नहीं किया तो तुम्हारे लिए मॉक्स देने मुश्किल हो जाएंगे. क्योंकि by that time you won't be having your syllabus getting completed. So ideally this planner is for you all also to follow. कि मुझे ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं by 26. हम ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं कि आप बाद में चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम लेके आओगे तो हम सॉल्व नहीं करेंगे. वी विल डू दैट. द पॉइंट इज द मोर यू फॉलो दिस, more easy it will be for you to revise at the end. Ideally by 17th of August सारी प्रॉब्लम्स करके आपका सिलेबस एक बार डन हो जाएगा. तो 18 से लेकर 24 तक रिवीजन का टाइम बचेगा. आपने अगर 17 को और आगे डिले कर दिया तो रिवीजन का टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा. ये तो बहुत कट टू कट प्लान होते हैं बिकॉज आपके पास एक ही क्वार्टर है. यू कांट हैव एनी एडिशन और डिलीशंस इन दैट. ठीक है. थैंक यू प्रियल, थैंक यू. इतना बड़ा डैमेज सुनने के बाद में भी यू आर सेइंग कि टीचर कमाल. वरना मैं सोच रही थी कि ये जब तुम लोग देखोगे ना आधे ज्यादा बेहोश हो जाओगे और आधे से ज्यादा रिफंड मांगोगे कि मैम जिन्होंने फीस दिए वापस दे दो, हमसे ना झेला जाएगा. बट पॉइंट इज दिस शेड्यूल शुड बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 70-80%. जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ना 5, 6 और एग्जाम के, सो इफेक्टिवली आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के लिए 6 जुलाई तक का टाइम है. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 5 चैप्टर्स टिल 6th of July. हाउ मेनी डेज यू हैव गॉट नाउ? मोर देन 16-17 डेज. तो 6 चैप्टर करने के लिए 17 डेज, ये तो बहुत है यार. ठीक है. एंड चैप्टर नंबर 2, 3, 4 आर वेरी स्मॉल. यहाँ पे आपको सेक्शन सी के क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे. सो 2, 3, 4 इजीली डुएबल है बाय 26. ठीक है. कोशिश करके इसके बेसिस पे ही चलना. ये जितने मिस होते जाएंगे उतने ही तुम अपने ओवरऑल टारगेट से पीछे होते चले जाओ. तो 80% भी अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो, 70% भी कंप्लीट कर लेते हो, दैट्स अ गुड स्टैटिस्टिक. डू दैट. ओके. एनीथिंग एल्स गाइस? मैम हाँ जी. मैम मुझे ये पूछना था, जैसे 6 जुलाई तक हमें ये चैप्टर कर लेने हैं, 6 चैप्टर तक, तो मैम हमें उसमें इंक्लूडेड सेक्शन ए और बी क्वेश्चन साथ में सी सेक्शंस के भी कर लेने हैं साथ में, या फिर उसको बाद में ही करना जब टेस्ट हो? नहीं 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 नहीं, आप उनको साथ साथ करते चलो. मैंने ट्रैकर में दे रखा है, तो ट्रैकर से आपको पता चल जाएगा कि हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं. साथ साथ ही कर लो. एफएम की जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं. 2-3% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कहीं और से कुछ उठा के ले आएंगे, तो तुम्हें अपने आप देख के लग जाएगा कि यार ये कुछ अजीब सा लग रहा है, वियर्ड सा लग रहा है. ओके ओके. ठीक है. चलो जी. आई होप ऑल योर कंसर्न्स आर एड्रेस्ड. इफ स्टिल देयर इज एनीथिंग व्हिच गॉट लेफ्ट बाय मिस्टेक, ये पूरा ओरिएंटेशन YouTube पे आएगा. इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड येट, प्लीज राइट योर कंफ्यूजन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू एड्रेस इट अगर वो मैसेजेस में हो सकेगा तो. अदरवाइज जो बाकी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं वो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे वैसे भी लिख सकते हैं, कहीं कुछ उलझ जाओ तो. एज ऑफ नाउ वंस दिस सेशन इज डन, आपको कैलेंडर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा. LMS पे अपडेट तब करूंगी जब मेरे पास मेरा ओरिएंटेशन जूम मुझे दे देगा. ठीक है. सो जूम विल टेक 3-4 आवर्स टू प्रोसेस द रिकॉर्डिंग. तो रात को 10 बज जाएंगे, तो हो सकता है आई डू दिस ओरिएंटेशन अपलोडिंग टुमारो. ओके जी. समझ गए? समझ गए क्या मेरा इशारा? यस मैम. चलिए गाइस, हैप्पी प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय.